सीरीज की स्टार्टिंग में हम अपने मेन लीड को देखते हैं जो कि गॉड्स को चैलेंज करने के लिए चैंगजुआन रियलम में आ चुका था और उसके पास था उसका हेवनली स्वॉर्ड। हेवन की वो स्पिरिचुअल गॉड कहते हैं, एक इमोर्टल होके हमसे पंगा लेने आए हो। मानना पड़ेगा तेरे पास बहुत ज्यादा जिगड़ा है जो हमसे पंगा लेने आ चुके हो यहाँ पर। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो यहाँ से लौट जाओ। जियाओ इनकी बातों को देखते हुए कहता है, इतनी सालों से तुम ह्यूमन रेस को गुमराह करते हुए तुम उन पे राज कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आता? तुम अपने आप को गॉड्स कहते हो जबकि तुम भूल चुके तुम भी हम में से कोई एक थे। आज मैं तुम सबको अपने स्वॉर्ड से किल करके ह्यूमन रेस को तुमसे आजाद करके जाऊंगा और हमारी ह्यूमन रेस पहले जैसी ग्लोरियस हो जाएगा। जियाओ का ऐसे बात सुन के तीनों हेवनली गॉड्स को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। पहले गॉड्स जियाओ को रोकने के लिए उसके ऊपर मेटेरॉइड बरसाने लगता है जो कि बहुत तेजी से आ रहा था, उसमें आग लग चुका था। लेकिन गॉड्स को नहीं मालूम था जियाओ के पास है उसके हेवनली स्वॉर्ड जिससे वह सभी मेटेरॉइड को डिस्ट्रॉय कर देता है। जियाओ को ऐसा करता हुआ देख सेकेंडली गॉड उसके ऊपर अपना फायरफ्लाई ड्रैगन को हमला कर देता है। लेकिन हमारा जियाओ किसी से कम नहीं, उस ड्रैगन को डॉच करते हुए फर्स्ट गॉड की तरफ जाने लगता है और वह अपने हेवनली स्वॉर्ड से एक स्लैश लगा देता है उस गॉड के ऊपर। उस अटैक से वह फर्स्ट गॉड्स भी हिल जाता है पूरी तरह। उस अटैक के बाद जियाओ का ध्यान भटक जाता है और उसी वक्त उसका ड्रैगन उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। तभी हम देखते हुए ड्रैगन जियाओ को निगलने वाला था पर जियाओ भी किसी से कम नहीं था, अपने पावर की यूज करते हुए उसके सामने से निकल जाता है। पर ये फायरफ्लाई ड्रैगन बहुत जिद्दी था, जियाओ का पीछा करने लगता है पर हमारा जियाओ तो बहुत तेजी से जा रहा था। फिर भी वह ड्रैगन का स्पीड बहुत ज्यादा था इसलिए वह ड्रैगन फिर से एक बार अटैक करने के लिए जियाओ के ऊपर चला जाता है। पर जियाओ इस बार उससे भागता नहीं बल्कि अपने स्वॉर्ड से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करने के बाद वह ड्रैगन टुकड़े टुकड़े हो जाता है और जियाओ भी उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करने के बाद गॉड्स के सामने चला जाता है। गॉड्स के पास जाते हुए उस पर अटैक कर देता है लेकिन वह गॉड्स उसके अटैक से हटता नहीं है। वहां पर से गॉड्स जियाओ का अटैक को रोकते हुए कहते हैं, जियाओ का तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, यहाँ से चले जाओ, अपना जान प्यारी है तो, नहीं तो तुम यहाँ पर मारे जाओगे। गॉड्स जियाओ को कहते हैं, अगर तुम हमारे साथ मिल जाओगे तो हम तुम्हारे जान दे सकते हैं, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ह्यूमन पैलेस तुमको डिस्ट्रॉय कर देगा। ये बोलने के बाद गॉड्स अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है, हमारे पावर के सामने तुम एक चींटी के बराबर हो। उस ऑरा से हिट होते हुए जियाओ काफी ज्यादा पीछे हट जाता है लेकिन जियाओ उनकी धमकी सुनने के बाद फिर भी उससे पीछे हटने के लिए सोच भी नहीं सकता था। जियाओ कहता है, चाहे हेवन पैलेस मेरे इस दुनिया से नामो निशान मिटा दे लेकिन मैं ह्यूमन रेस को तुम्हारी गुलामी नहीं करने दूंगा। मैं ये कहते साथ जियाओ कहता है, तुम्हारी बातें मुझे पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। गॉड्स इसका जज्बा ऐसा देखते हुए गॉड्स अपने पावर को रिलीज करते हुए कहता है, तो गॉड्स कहते हैं, तुम जैसे कीड़ा हमारे साथ फाइट करने के लिए लायक है। वे अपने हेवनली डेडली गॉड हैंड को यूज करते हुए उसे सप्रेस करने वाले था। गॉड्स का यह अटैक सच में बहुत पावरफुल था जिसकी वजह से जियाओ जरा भी मूव नहीं कर सकता। लेकिन आज मेरा ब्लू मेडियल स्पिरिट हो जाए फिर भी लेकिन मैं तुम्हारी गुलामी करने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। गॉड्स उसका ब्लू स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है, फिर ठीक है, हम तुम्हारी ये विश पूरा करते हैं। उनका अटैक का प्रेशर इतना हाई था जिससे जियाओ का हेवनली स्वॉर्ड का चित्रे चित्रे उड़ जाता है। वह स्वॉर्ड बुरी तरह से टूट से बिखर जाता है पूरी तरह। और अब तक हमें दिखाया जाता है जियाओ की बॉडी भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था। उसके स्पिरिट वहां से डिस्ट्रॉय होते ही वहां से पूरी तरह वानिश हो जाता है। उसे मारने के बाद वो गॉड्स कह रहा था कि इस जैसा कीड़ा भी पावरफुल अटैक के साथ मेरा 1000 साल पुरानी कल्टीवेशन को डैमेज करने की हिम्मत रखता है। और वे गॉड्स लोग कहते हैं, हमें अपनी पावर को और ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है ताकि फ्यूचर में कोई भी इस जैसा कीड़ा फिर से हमसे टकराने की कोशिश ना करे। सिम शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है स्पिरिट वर्ल्ड की ठाव जहाँ पर हमें देखा
दिखाया जाता है जियाओ की बॉडी एक एनर्जी बॉल से एनर्जी ले रहा था और तभी जियाओ की आंखें खुलते हैं और जियाओ कहते हैं मैं अभी तक मरा नहीं। और हमें दिखाया जाता है उस सभी पत्थर में से जियाओ का बॉडी एनर्जी ले रहा था उसके अंदर, और ये सोचते हुए कहता है अरे यार ये तो कोई हेल नहीं, ये तो कुछ और ही जगह है। और ये कहता है लगता है ये कोई टेक्निक है जो कि ह्यूमन क्लान से ये हरा चुका था पहले और इसे एशियन गॉड्स ने हटिया लिया था। ये क्रिएशन पहले से जहाँ से हमें मिस्टीरियस साउंड आती है, सेवन हेवनली स्वॉर्ड एम्पायर। आप 10,000 साल से बेहोश थे, फाइनली आप जाग चुके हैं। क्यूरल गॉड से आज़ादी आप हमें दिलाएंगे, जिन्होंने इंसानों को कुत्ते जैसा ट्रीट करना शुरू कर दिया है, ताकि हम सभी ने अपने सोल पावर को स्टोर करके रख चुका है ताकि आपकी हम सब मदद कर सके रिबन होने में। आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है जो इंसानियत को बचा सकता है। 10,000 साल पहले आपकी गॉड से हुई फाइट के दौरान आपकी हेवनली स्वॉर्ड टुकड़ों में बट चुकी है, पर वही स्वॉर्ड गॉड्स को अपनी जगह से हिला सकता है, क्योंकि आप वही स्वॉर्ड्स के हेल्प से आप उस बैरियर को तोड़ सकते हो। क्योंकि 10,000 साल पहले क्योंकि जियाओ के साथ फाइट होने के बाद चैंगजियान रियलम के सिक्योरिटी को इंक्रीज कर दिया है, वहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल बैरियर लगाकर रखा है। उसे तोड़ने की ताकत सिर्फ जियाओ का वैंगटंग स्वॉर्ड में है। तब वे वॉइस कहती है जैंग को आप अब रेनकार्नेट होने वाले हैं। आपको अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज करने के बाद उस स्वॉर्ड को ढूंढना है कैसे भी करके। उस स्वॉर्ड को दोबारा हासिल करने के बाद आपको गॉड्स को खत्म करना होगा। हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। वे साउंड काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। ये कहते साथ वे वॉइस काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाता है। तभी वहाँ पर हाई फ्लैश लाइट आता है। इसी के साथ जियाओ का सोल भी रेनकार्नेट कर लेता है। नेक्स्ट सीन हमें ली वेंजिंग सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर यंग मास्टर की डेथ हो चुका था। उनके सर्वेंट को कुछ समझ में नहीं आता यंग मास्टर के साथ क्या हुआ, इसलिए वे लोग यंग मास्टर को काफी ज्यादा आवाज देते हुए उन्हें जगाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर यंग मास्टर युनहाओ के फादर आ जाता है। अपने बेटे की ऐसी हालत देखने के बाद वे इन तीनों सर्वेंट के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं क्या हुआ मेरे बेटे के साथ, ये इस तरीके से अनकॉन्शियस क्यों है। सभी मेट घबराते हुए कहते हैं मास्टर हमें नहीं मालूम मास्टर को क्या हुआ, मास्टर तो हमारे साथ ड्रिंक कर रहे थे और अपने आप ही कैसे कोमा में चले गए हमें मालूम नहीं। तभी अचानक युनहाओ ने अपने आंखें खोला। तभी हम लोगों को पता चलता है ये तो युनहाओ नहीं, ये तो जियाओ है। जियाओ ही इसके बॉडी में रेनकार्नेट कर लिया था। उसका पास लाइफ का मेमोरी और साथ ही उसका वह मकसद भी याद था। उसे होश में देखने के बाद उसका फादर काफी ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। एक्साइटिंग में उसे गले लगाने लगता है। उसे कहता है युनहाओ तुमने मुझे कितना डरा दिया था तुम्हें मालूम नहीं, मुझे तो लगा मैंने तुम्हें खो दिया। यहाँ जियाओ जो कि युनहाओ की बॉडी में है, अब से हम जियाओ को युनहाओ ही बुलाएंगे। इसके बाद ये याद करता है ये जिसका बॉडी में है वह इस पैलेस का यंग मास्टर है। साथ ही इसका कल्टीवेशन बहुत लो है, बोले तो 0 अंडा है। ये सोचता है अब मैं ह्यूमन रेलम में रहने के बाद मुझे अपने कल्टीवेशन पर ही डिपेंड करना पड़ेगा। साथ ही उसे अपनी मेमोरी से ये भी पता लग जाता है, साथ ही इसे ये भी पता चल जाता है कोई तो है यहाँ पर मेरा दुश्मन जो मुझे जहर देकर मारने की कोशिश कर रहा है। जो कि युनहाओ बहुत ज्यादा बेवकूफ था, जो कि अपने आसपास भी ध्यान नहीं दे सका। इस वजह से जियाओ को भी कुछ भी मालूम नहीं चलता, पर ये इतना जान चुका था कोई तो है मुझे यहाँ पर जिंदा रहूं। तभी युनहाओ के फादर उसे एक एलेक्जर पकड़ाते हुए कहता है इसलिए तुम इसे जल्दी से ले लो। हाँ, इस मेडिसिन को देखने के बाद वह कहता है ये तो काफी ज्यादा महंगा लग रहा है, और उसका कल्टीवेशन तो 0 था इसलिए वह उस पिल को ले लेता है। तभी वहाँ पर एक मोटू भैंसी सा पर्सन का एंट्री हो जाता है और वह कहता है आपके बेटे मेरे रेस्टोरेंट में आके काफी ज्यादा बिल बना के चला गया था और अब मुझे उसका पैसा चाहिए। उसने कहा था कल मॉर्निंग तक
मैं उसका पैसा चुका दूंगा, लेकिन पर उसने अभी तक मेरा पैसा नहीं चुकाया। मजबूरन मुझे ही आपके पास आना पड़ा। ये देखकर वे शहर वाली लेडी भी कहता है, आपके बेटे ने यहाँ पर नाइट स्पेंड करने के लिए 10 लड़की को यहाँ पर बुलाया था, इसलिए मुझे भी आपसे 10,000 स्पिरिट स्टोन मुझे भी चाहिए, जो यंग मास्टर ने मुझे अभी तक नहीं चुकाया। एक एक करके और भी सारे लोग वहाँ पर आ जाता है पैसे मांगने के लिए और कहता है यंग मास्टर ने हमसे भी पैसा लिया है, उन्होंने अभी तक हमारे पैसे भी नहीं चुकाया है। वे सारे लोग पैसे मांगते मांगते यूनहाओ के पापा के ऊपर कपार पे चढ़ जाते हैं कि आपको हमारे पैसे लौटाने होंगे। उन सभी लोगों को देखने के बाद साइड में खड़े 2 लोग जो कि मिस्टीरियस लग रहे थे, कहता है यंग फैमिली का ये यंग मास्टर काफी ज्यादा नालायक है, उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला है। एक तो यूजलेस है और कल्टीवेशन भी 0 है और इतना बर्बादी करता है। यहाँ तो यूनहाओ के फादर इन सभी लोग को डांटते हुए कह रहा था, आप सभी लोग यहाँ पर झुंड बना के आ चुके हो, लगता है तुम सभी का प्लान था मुझे पकड़ने का। क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आता है कि एक पवेलियन मास्टर से इस तरह से गप कर रहे हो? पर ये लोग अपनी कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए कहता है, ये देखो आपके बेटे ने कर्जा रखा है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, पर आपने ही अपने इतने अय्यास बेटे को पैदा किया है, तो वैसे ही आपके लाइट आर्ट मार्शल आर्ट स्कूल में काफी ज्यादा कमाई होता है और हमने अपनी कमाई मांग लिया तो आपको बुरा लग रहा है। अभी तो आपने अपने यूजलेस बेटे को काफी ज्यादा महंगा पिल दे रहे थे, हमने तो आपसे अपने हक के पैसे को मांगने पर आप इतना ज्यादा गर्म हो रहे हो। यूनहाओ के फादर तो और ज्यादा भड़कने लगते हैं। यहाँ जाओ सोचने लगता है, यूनहाओ ये जिसकी ये बॉडी है, लगता है वह अपने फादर के लिए बहुत बड़ा मुसीबत खड़े करके चला गया है, अब उसकी गंदगी मुझे ही साफ करना पड़ेगा। इसलिए वह सभी के सामने आते हुए कह रहा था, इन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, मुझे सिर्फ 3 दिन की वक्त चाहिए, अगर मैंने आप सभी का अपने पैसे नहीं चुकाया तो हमारे स्वॉर्ड पवेलियन को आप लोग ले लेना। सभी ये सुनकर शौक हो जाता है, इसने 3 दिन के वक्त मांगा है वरना ये अपना मार्शल आर्ट स्कूल दे देगा। उसका फादर भी उसका सपोर्ट करते हुए कहता है, अगर मेरे बेटे ने कहा है तो वह जरूर देगा। वह मिस्टीरियस पर्सन भी ये बात सुनने के बाद शौक हो गया था। अब फैमिली हेड के मुंह के बातों को सुनने के बाद वे सभी लोग इस बात पे रेडी हो चुका था। वे लोग कहता है, हम 3 दिन के बाद अपने पैसे लेने के लिए वापस आएंगे, अगर नहीं मिला तो हिसाब चुकता करके जाएंगे। उन सभी को वहां से जाने के बाद यूनहाओ अपने फादर से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर उसके फादर उससे काफी ज्यादा नाराज लग रहे थे। वह कहता है, शायद तुम भूल गए हो, हुई तुम्हारी फियोंसी है, हर दिन तुम्हारे इस तरीके बिहेवियर उसके नजरे में तुम्हें गिराता जाता है। खैर छोड़ो, मुझे इस बारे में तुमसे और कोई बात नहीं करना है। मैंने मास्टर जू से बात की है, उन्होंने कहा है तुम्हारे 5 मेरिडियन को ओपन कर देगा। मैं फिलहाल उसी के पास जा रहा हूँ कि पूछने के लिए इस तरह के और भी पील है। यूनहाओ ने अपने फादर को बहुत ज्यादा कोशिश किया रोकने का, पर वे चले गए। जाते हुए गुस्से से कहता है, अपने आप चले आना घर। उनके यहाँ से जाने के बाद जियाओ यही सोच रहा था, उसे किसी भी तरीके से अपने कल्टीवेशन को इंक्रीज करना ही होगा और अपने मेरिडियन को रिपेयर करना ही होगा और मुझे रियल में ब्रेक थ्रू करना ही होगा। अगर मुझे दोबारा जिंदगी मिली है तो मैं अपने मकसद को नहीं भूल सकता हूँ और मुझे गॉड्स को हराना है। इस बार पहले की तरह लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करूंगा मैं। और सीन शिफ्ट होता है और हमें सिटी लॉर्ड को दिखाया जाता है, जिनका नाम जैंग जी युएंग था। उनके सामने 3 गॉड्स में से जूसा गॉड्स आ चुके थे, जो कि उनसे सेक्रीफाइस की सेरेमनी के बारे में पूछ रहे थे। सिटी लॉर्ड जैंग बताता है, ब्लड सेक्रीफाइस सेरेमनी के लिए मैंने किसी को ढूंढ लिया है, उसके लिए मैंने सभी की तैयार कर लिया है। गॉड्स जूसा, आप इस बारे में बेफिक्र रहिए और ये हमारा फंक्शन बहुत स्मूथली जाएगा। गॉड्स जूसा खुश से करते हुए कहता है, तुम लोगों को इस बारे में स्पीड बढ़ाना चाहिए, मैं चाहता हूँ ये काम जल्द से जल्द निपट जाए। उनको वहाँ से डिसअपीयर होने के बाद सिटी लॉर्ड सोचते हुए कहते हैं, इस बार गॉड जी सैंग कुछ ज्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं, लगता है कोई बहुत बड़ा मुसीबत आने वाला है। तभी वहाँ पर 3 लोग आ जाते हैं, जो वो तीनों
सिटी लॉर्ड को देखने के बाद वो तीनों ग्रीड कर रहे थे। सिटी लॉर्ड उन्हें देखने के बाद कहते हैं कि तुम लोग मार्शल आर्ट स्कूल को टेक ओवर करने वाले थे ना, तो बताओ प्रोसेस कैसे चल रहा है। यूनहाओ का सेकेंड अंकल जिनका नाम चेंग यान था वो कहते हैं सारे चीज प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन तभी फिर अचानक से सभी चीज बदल गया। मैंने सुना है उसका बेटा मरा नहीं है अभी तक। बीच में यूनफेंग बोल पड़ता है जो कि यूनहाओ का कजन ब्रदर है। हम लोगों ने ऑलमोस्ट उसे मार ही दिया था, फिर अचानक से वो कैसे जिंदा हो गया हम लोगों को मालूम नहीं है। आप बेफिक्र रहिए, हम लोग उसे मार के वो स्कूल को हत्या लेंगे। ये सिटी लॉर्ड इसलिए टेंशन ले रहा है क्योंकि उस मार्शल आर्ट स्कूल में 100 से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं। अगर वो स्कूल को ये हत्या ले तो आराम से वो किसी भी स्टूडेंट को उसके लिए सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी पा सकता है, वो भी ब्लड सेरेमनी के लिए। सिटी लॉर्ड जेंग की साथ में उसका अंकल और कजन ब्रदर भी उसके साथ में थे। यहाँ सिटी लॉर्ड के बेटा जिसका नाम इक्वा है, जल्दी से उसको मार के उसके फियांसे लिंग जियू के मेरे हवाले कर दो क्योंकि मुझे वे पसंद है, जिसके लिए ये दोनों पूरी तरह से रेडी थे। अगर यूनहाओ मर जाएगा तो असल में सारी प्रॉपर्टी यूनफेंग के अंडर में आ जाएगा और वह मार्शल आर्ट स्कूल भी ये उसका हो जाएगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें यूनहाओ के फादर को दिखाया जाता है जो कि मास्टर यू के पास आके बोल रहा था आपका जो दिया हुआ मेडिसिन मुझे और ज्यादा चाहिए, मुझे अपने बेटे को ठीक करने के लिए। मास्टर जू कहते हैं आप बेफिक्र रहिए, मैं उसके लिए अपने तरफ से मेडिसिन रेडी रखूंगा, पर आप उसके तरफ से स्पिरिट स्टोन रेडी रखिएगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि ये उन्हें चूना लगा रहा है। ये मास्टर का अच्छाई का फायदा उठाते हुए कहता है स्पिरिट स्टोन के लिए मैं इसे नकली एलेक्जर दे दूंगा। और हमें सिटी के बाहर के माउंटेन के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूनहाओ बहुत मेहनत से प्रैक्टिस कर रहा था। काफी ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद ये कहता है ये लड़के का बॉडी का मेरिडियन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, आखिर मैं लेवल इंक्रीज करूंगा तो कैसे करूंगा, मुझे ऐसे किसी भी तरह से ठीक करना ही होगा। जिनहाओ समझ जाता है कि यूनहाओ टूटी हुई मेरिडियन के साथ ही पैदा हुआ है, उसे ठीक करने के लिए उसे क्रिएशन फिस्ट का यूज करना होगा। वे फटाफट क्रिएशन विस्ट की तरफ रवाना हो जाता है। वे सोल सी मिनिमम स्पेस के पहुंचने के बाद वे धीरे धीरे आराम से वे स्टोन में से एनर्जी को अपने अंदर कलेक्ट करने लगता है। धीरे धीरे उसके कल्टीवेशन से उसके मेरिडियन को हील होने लगता है। ये सब देखते हुए उसका बॉडी बहुत अच्छे से उसे फील करने लगता है। वे वहां से इस पत्थर में से एनर्जी स्टोर करते हुए ध्यान लगाते हुए अपने मेरिडियन को स्ट्रॉन्ग करते हुए जा रहा था और तभी उसके आसपास 5 मेरिडियन बॉडी स्पिरिट प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है और वे धीरे धीरे इसके बॉडी में एंटर होने लगता है। अपने मेरिडियन को अच्छे से हील करने के बाद वे धीरे धीरे अपने आंखें खोलते हुए अपने ह्यूमन वर्ल्ड में वापस आ गया था। उसके मेरिडियन ओपन हो जाने के बाद उसके कल्टीवेशन लेवल इंक्रीज हो गया था। वे बैक थ्रू करते हुए की इंटर्न लेवल के पीक पे आ जाता है। कल्टीवेशन करते हुए यूनहाओ को एक चीज तो पता चल गया था कि यूनहाओ की बॉडी अंदर से भी बहुत कमजोर है, उसे प्रैक्टिस करना ही होगा ताकि ये इस बॉडी को स्ट्रॉन्ग भी कर सके। कल्टीवेशन के साथ साथ उसे अपने फिजिकल बॉडी पे भी फोकस करना होगा क्योंकि इस लड़के ने यासी के और कुछ भी नहीं किया है। उसने अपने फिजिकल बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वे डिसाइड करता है मैं कुछ स्पिरिचुअल हर्ब को यूज करूंगा। वे ये सभी प्लानिंग कर ही रहा था तभी अचानक से एक बच्चा वहां पर आते हुए कहता है यंग मास्टर हमें जल्दी चलना होगा, मार्शल आर्ट स्कूल में एक पंगा हो गया है। ये बोलने के बाद वे बच्चा अपने मास्टर यूनहाओ को बुलाने के लिए वहां से चला जाता है। यंग मास्टर सोचते हुए कहते हैं यूनहाओ मैंने तुम्हारी बॉडी को अपने अंदर कंट्रोल में ले लिया है, इसलिए तुम्हारा प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम है। ये बोलने के साथ ही वे फटाफट वहां से मार्शल आर्ट स्कूल की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ हमें यूनफेंग को दिखाया जाता है जो अपने तरफ से काफी ज्यादा चमचे के साथ स्वार्ड हार्ट स्कूल पहुंच चुके थे। अंदर एंटर करने के बाद अंकल ल्यू उनका रास्ता रोकते हुए कहता है, वे कहते हैं बिना मास्टर के परमिशन से तुम लोग यहाँ से कोई भी अंदर नहीं जा सकते हो। पर ये सभी लोग अपने फोर्सफुली ताकत से वे लोग अपने आगे जाने की कोशिश कर रहा था। ये देखने के बाद मास्टर ल्यू फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और फाइट करने लगता है। जहाँ पर मास्टर ल्यू की फाइट कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग था। उसका मूव्स काफी ज्यादा अच्छा था और उन्हें सक्सेसफुली रोकने के लिए रेडी हो जाता है। तभी अचानक से वह मिस्टीरियस बंदा मास्टर को
मारने से उन्हें वहां पर गिरा देता है और तभी अचानक उसे जानलेवा हमला करने लगता है। तभी वे हमला करके मास्टर का जान लेने की कोशिश कर ही रहा था, तभी हमारा हीरो युनहाओ आके उसे वहां से दूर कर देता है और वे अपने आइकॉनिक स्टाइल में उसे बहुत मारता है। तभी एक पंच देता है, उसे वहां से बहुत दूर फेंक देता है। युनहाओ को वे पंचेस खा के वह बंदा गिरा तो दोबारा उठ ही नहीं पाया। पिटने के बाद वह बंदा युनहाओ को धमकी देते हुए कहते हैं तुम तो मैं देख लूंगा। और हमारा हीरो ये शांति से सुन के ये ऑब्जर्व कर रहा था। यहाँ अंकल यू की हालत देखने के बाद युनहाओ उन्हें संभालने लगता है और बोलता है। अंकल यू तो काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं और कहते हैं अब तो हमारा यंग मास्टर भी कल्टीवेशन करने लगा है। ये बात तो युनफैंग ने भी नोटिस करने लगा है। उसका वे मजाक उड़ाते हुए कहता है तुमने तो सच में मुझे चौंका दिया, अब एक नालायक बच्चे भी काम करने लगा है। तभी युनफैंग कहता है अगर अब तुम्हें पता लग ही चुका है तो क्यों ना दो हाथ कर ले, अगर नहीं कर सकते तो यहाँ से दफा हो जाओ, दोबारा अपना मुंह मत दिखाना। ये सुनकर ये गुंडा कहता है तुमने तो अपने मेरेडियन दवाई खा खा कर ये ठीक किया है। कभी कभी तो मुझे लगता है तुम एक एलेक्जर बोतल के डब्बा हो, कहीं तुम मेरे चमटे को पीटते हुए तुम्हारे सारी बोतल के डब्बे खत्म ना हो चुके हो। अगर मैं फाइट करने पे आया तो तुम अधमरे हो जाओगे। युनहाओ तो उंगली दिखाते हुए कहता है अगर इतना ही यकीन है तो ट्राई करके देख लो। और तब क्या था, और दोनों का जबरदस्त फाइट शुरू होने के स्टार्ट हो चुका है। दोनों ही अपने ओरा रिलीज करते हुए आइकॉनिक लेवल में इन दोनों पर किक पंचेस बरसाने लगता है। युनफैंग जो कि अपने पावर को लेके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था, युनहाओ जो कि एक ही किक में उसे जमीन पे आके पटक देता है जिससे उसका सारा भूत मिर्गी उतर जाता है। इतना मार खाने के बाद भी उसे युनहाओ पे भरोसा नहीं हो रहा था। युनहाओ मेरे से जितना ज्यादा स्ट्रांग है, और वे पीछे हटते हुए युनहाओ पे एक जबरदस्त स्लैश लगा